नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आने वाले हैं, खास कर यूजीसी नेट और एमपी टेट ग्रेड 2 के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच जाए। और बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का पहला प्रश्न है। आज का प्रश्न है 91 प्रश्न है। देखिए जरा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधित सामग्री संग्रहित हैं। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी का है, जिसमें हिंदी साहित्य संबंधित सामग्री संग्रहित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसी के साथ आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की हैं? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जो हैं, उन्होंने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की हैं? तो सूरदास, तुलसीदास और जायसी, इनको त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। सुर, तुलसी और जायसी, इनको त्रिवेणी के नाम से आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है? तुलसीदास जी का ग्रंथ बताना है आपको कि वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो है, तुलसीदास जी का ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली, और इसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? ज्योतिष का वर्णन किया गया है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो बताना है आपको कि ऐसा छायावादी कवि कौन है जिसने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। जयशंकर जी प्रसाद ने छायावादी कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं, और इन्होंने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता पूछे हैं। तो भक्तमाल के जो रचयिता हैं वो है नाभादास जी। नाभादास जी भक्तमाल के रचयिता हैं, जो ये संदेश देता है कि भक्तकालीन कवियों की प्राथमिक जानकारी जो जिसमें मिलती है वो नाभादास जी की भक्तमाल है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई थी? तो हंस जवाहिर जो रचना है वो कासिम शाह के द्वारा रची गई थी। हंस जवाहिर किसकी हैं? कासिम शाह की हैं। अगला प्रश्न है, देखन जो पाऊँ तो पटाऊँ जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। ये जो पंक्ति है ये किस कवि द्वारा सज्जित की गई है? तो ये जो पंक्ति है ये आपके नाभादास जी के द्वारा ही इस पंक्ति को सज्जित किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी का विवाद को जन्म दिया? तो स्वाभाविक हैं, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को। मिश्र बंधु जो हैं, हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु जी ने ये कहा था कि बिहारी बड़े हैं कि देव बड़े हैं। ये इसका आंसर होने वाला है। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी में आपको समास बताना है। जो पंचवटी 5 समूह का समूह संख्या दिगु में होए, एक ट्रिक है काकी के तत्पुरुष और द्वंद्व में होए, और संख्यावाचक जो होता है वो दिगु में होता है, संख्यावाचक दिगु में होता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छिपी थी। इस भूमिका का उचित शीर्षक क्या है? तो स्वाभाविक है कि जो हिंदी साहित्य का जो विकास है उसमें इसका प्रमुख शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास
ये प्रमुख शीर्षक था। और देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं सूरदास जी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं। और अगला प्रश्न है, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो देश में सिर्फ नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। और अगला प्रश्न है, अख अखेल खजी भाषा को, यानी कि अंग्रेजी भाषा को, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा इस भाषा को आरंभ किया गया था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। और अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो पूर्वी बोली जो है वो छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी बोली छत्तीसगढ़ी बोली है। और मैंने इसका बोलियों के बहुत शानदार और जानदार ट्रिक बनाई है, आप मेरे लेक्चर को देख सकते हैं और सारी बोलियों याद हो जाएगी आसानी से ट्रिक के माध्यम से। और अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ? तो पहला समाचार पत्र अगर पूछा जाता है तो इसका पहला ही यहीं पे उत्तर है कि उद्दंड मार्तंड पहला समाचार पत्र है। और ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ 1826 में। और अगला प्रश्न है, आंचलिक रचना किससे संबंधित है? तो जो आंचलिक रचनाएं हैं वो एक क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं, एक क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। तो छायावाद के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी। छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद जी। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? तो परख जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र का है, परख उपन्यास जो है वो जैनेन्द्र का है। और अगला प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो स्वाभाविक है कि कामायनी एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद का एक प्रमुख ग्रंथ है। कामायनी एक महाकाव्य है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना को सर्वश्रेष्ठ टीकाएं लिखी गई हैं? तो बिहारी जी जो हैं, बिहारी सस्सई जिन्होंने लिखा है उनमें सर्वश्रेष्ठ टीकाएं लिखी गई हैं। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? आपको बताना है कि हिंदी का एक समाचार पत्र है जिसमें खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है। तो बनारस अखबार जो है इस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या है? तो आसमान पर चढ़ने का जो अर्थ है वो है अत्यधिक प्रशंसा करना, आसमान पर चढ़ाना यानी कि उसकी अत्यधिक प्रशंसा करना इसका प्रमुख अर्थ है। और अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस कवि कैसा कवि माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला जी हैं इन्होंने क्रांतिकारी या क्रांतिकारी कवि माना गया है इनको। क्रांतिकारी कवि, अगर प्रश्न आता है कि क्रांतिकारी जो कवि हैं वो कौन है, तो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन्होंने देशभक्ति और क्रांतिकारियों के बारे में बहुत सारी कवि रचनाएं की हैं। और अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता। तो पल्लव के जो रचयिता हैं वो हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव गुंजन, ये सबके जो रचयिता हैं वो हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। और अगला प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो जो उर्दू है वो तुर्की भाषा का शब्द है, उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं करती है? तो मराठी जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं करती है। और आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है?
तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और अगला प्रश्न है, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का कथन है कि निराला के राम और तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं। तो ये जो कथन है, ये जो आलोचक करता है, ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। ये कथन किसका है? कथन बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, खास करके यूजीसी नेट। तो ये जो कथन है ये है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी का ये कथन है कि मनुष्य का जो आचरण है कि प्रवर्तक या भाव जो मनोविकारी होते हैं, बुद्धि नहीं होती है। और आगे देखिए अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप कौन सा है? तो खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप उर्दू भाषा है। उर्दू भाषा खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि। तो निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं तो कबीरदास जी का नाम सबसे पहले देखने को मिलता है। निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं आपके कबीरदास जी। और इसी के साथ अगला पॉइंट या अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य। तो व्याकरणाचार्य की बात जैसे ही आती है और हेमचंद्र जी का नाम नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो अपभ्रंश के प्रथम व्याकरणाचार्य जी जो हैं वो हैं हेमचंद्र। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता। तो झरना काव्य संग्रह जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। पल्लव भी जयशंकर प्रसाद जी का है, सुमित्रानंदन पंत का, सॉरी। झरना जो है काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद जी का है। और इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखने के पहले फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, हनीलक को राजभाषा या कार्यालय की भाषा कब घोषित किया है? हनीलक यानी कि ये टाइपिंग मिस्टेक है शायद, 26 जनवरी 1965। इस प्रश्न को आप क्रॉस कर दीजिए, ये प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक है, इसको क्रॉस कर दीजिए। और अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर के जो रचयिता हैं वो हैं आपके अमृतलाल नागर। और अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा आष्टिक समूह से संबंधित है? तो खास जो है खस या खासी जो है वो आष्टिक भाषा के समूह से संबंधित हैं। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबृदाय। पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो हैं वो हैं चंद्रबृदाय। और अगला प्रश्न है, घनिष्ठ की शुद्ध अवोत्तर अवस्था घनिष्ठतर। अगर उत्तर अवस्था की बात करें तो घनिष्ठ की जो शुद्ध उत्तर अवस्था है वो घनिष्ठतर हैं। और अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषा की जननी या भारतीय आर्य संस्कृति का आधार या देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो देव भाषा की जहाँ पर बात आती है तो संस्कृत कहाँ पीछे रहने वाली है? संस्कृत को आर्य भाषा की जननी, संस्कृति का आधार और देव भाषा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में नहीं है यानी कि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगला प्रश्न है, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, यानी कि सच के बराबर कोई तप नहीं हो सकता और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं हो सकता। तो ये हैं आपके कबीरदास जी की पंक्ति हैं। कबीरदास जी की प्रमुख पंक्ति में ये पंक्ति शामिल है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है या अगला प्रश्न है, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा
मरण भूप्रात, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है आपके सुमित्रा नंदन पंत जी की। और मैं थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहा हूँ, स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कवियों की सात्विकता समाहित है। तो राम की शक्ति पूजा, जागो फिर एक बार और तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा जो निराला जी की हैं, दो कविता का सारवत्व है, जागो फिर एक बार और तुलसीदास। अगला प्रश्न है चिंतामणि, यानी कि रामचंद्र जी शुक्ल, चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र जी शुक्ल हैं। और अगला प्रश्न है सिद्धों की उद्धत रचनाओं का काव्य भाषा है। तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश हैं, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश हैं। और आइए देखते हैं इसी के साथ, अर्थात पुरानी हिंदी का बोला गया है। इसी के साथ आज के प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं और देखते हैं कि आगे और कुछ प्रश्न हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। और आज का जो प्रश्न है इसी को और पढ़ लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है केरल राज्य की राजभाषा है। तो केरल राज्य की जो राजभाषा है वो है मलयालम। और अगला प्रश्न है बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? तो बिहारी जी हैं, रीति काल के कवि बिहारी जी हैं। और अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो उर्वशी पर मिला था। और अगला प्रश्न है गागर में सागर, यानी कि बिहारी लाल जी का नाम आना ही डेफिनेटली है। अगला प्रश्न है शिवा भावनी के रचनाकार हैं भूषण। और उपन्यास और कहानी का मूल अंतर, विषम निरूपण, उपन्यास और मूल कहानी का अंतर। इसी के साथ अगला प्रश्न है किस भाषा को द्रविड़ भाषा की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल भाषा को द्रविड़ भाषा की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूषण का निम्न में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण का प्रमुख लक्षण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है रस मीमांसा, रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा पुस्तक के सिद्धांत के लेखक हैं। और अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र पहले ही पढ़ चुके हैं, उद्यंत मार्तंड। और अगला प्रश्न है हिन लेख, ये भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ओके। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास जी की प्रमुख पंक्तियों में से एक है। और आज का लास्ट प्रश्न है चारों शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है चारुता। ये रहे आज के कुछ बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न हिंदी साहित्य से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट प्रश्न हैं, मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन, हम लोग हर रोज़ हिंदी साहित्य से संबंधित 20 से लेकर 50 प्रश्न तक हम लोग पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर हमारा लगता है हिंदी साहित्य का और एक लेक्चर लगता है साइंस का, जो कि बहुत ही मोस्ट हैं। और ये खास करके रहने वाले हैं, खास करके यूजीसी नेट और एमपी टेट के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। खास करके यूजीसी नेट और एमपी टेट के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।